मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। आत्म परिचय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता है। हरिवंश राय बच्चन जी सुप्रसिद्ध गीतकार के रूप में भारतीय साहित्य जगत में विख्यात हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। मधुशाला, मधु कलश, मधुमालती, मधुबाला, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। जहाँ तक है मधु शब्द का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। तो ये अपने आत्म परिचय इनकी जो कविता है, हमारी हिंदी आरोह में जो संकलित अध्याय है इनका आत्म परिचय। आत्म परिचय स्वयं के द्वारा दिया जाता है। इसका मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, पहली पंक्ति है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस संसार में सांसारिक उत्तरदायित्व, सांसारिक जिम्मेदारियों और सांसारिक गतिविधियों का भार लेकर के फिरता रहता हूं। मेरे ऊपर इस संसार की जो भी उत्तरदायित्व हैं, गतिविधियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, इनका भार मेरे ऊपर है, ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। अगली पंक्ति में वो क्या कहते, इसी में और कहना चाहते, ये भार का मतलब है कि मैं हमेशा हर समय सदैव पूरी तत्परता के साथ अपने उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सजग रहता हूं। और सजग का मतलब होता है हमेशा जागृत रहना, हर विषम परिस्थिति का पहले ही अनुमान लगाना। कुछ प्रखर प्रज्ञा व्यक्ति होते हैं, ये प्रखर प्रज्ञा का मतलब है इनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है। और जो व्यक्ति अपने हर दायित्व के प्रति सजग रहते हैं, जागते रहते हैं, वो व्यक्ति सफलतम व्यक्ति की सूची में सम्मिलित होते हैं। और जो व्यक्ति प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पाते हैं, वो व्यक्ति हमेशा असफल और दुखों का रोना रोते रहते संसार के सामने। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग समय का रोना रोते हैं। एक शब्द तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास रहता, मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम नहीं था तो आप धरती पर हैं कैसे? जिसके पास टाइम नहीं होता वो तो ऊपर पहुंच जाता है। इसका सीधा सीधा संबंध है कि आप अपना जीवन अनियोजित तरीके से जी रहे हैं, सुनियोजित तरीके से नहीं। समय का रोना अक्सर वही रोते हैं जिन्होंने समय का सही तरह से प्रबंधन नहीं किया है, समय को सुनियोजित नहीं किया है, अपने दैनिक कार्यों को सुनियोजित नहीं किया है। अगर हम दैनिक कार्यों को सुनियोजित कर लेते हैं तो हमारे पास समय की कमी नहीं होती है। समय तो सभी के पास 24 घंटे का होता है, लेकिन जो समय का नियोजन नहीं करते हैं, समय को बांटते नहीं हैं कि हमने कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें लंच, कितने बजे नाश्ता, कितने बजे स्नान, कितने बजे ऑफिस, कितने बजे क्या कार्य करना है, वो हमेशा समय का रोना रोते हैं। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं था, टाइम नहीं मिला। ये उन लोगों की डिक्शनरी में आता है जो समय को सुनियोजित नहीं करते। और जो समय को नियोजित करके चलते हैं उनके पास कभी समय की कमी नहीं होती है, उनके पास हर चीज़ के लिए समय होता है। तो सजग रहने का मतलब है हमेशा जागते रहना। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं सजग रहने का मतलब है मैं अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमेशा जागृत रहता हूं, सचेत रहता हूं, उनको कब और किस प्रकार निभाना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगली पंक्ति में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। यानी कि इतनी अधिक कठिनाइयां हैं मेरे जीवन में, सभी के जीवन में है। उत्तरदायित्व का मतलब कठिन जीवन, कठिन रास्ते पर चलना। कठिनाई उसके सामने होती जिसके ऊपर भार होता है, उत्तरदायित्व होता है। भार यहाँ जग जीवन का भार से। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी आगे कहते कि मैं इतना कठिन जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं इतने उत्तरदायित्वों को ढोता हूँ, इसके बावजूद मैं क्या करता हूँ, मेरे जीवन नेह रस से परिपूर्ण है। नेह किसको कहते? प्रेम। मेरे जीवन में क्या है? प्रेम भी है।
मैं कठोर जीवन व्यतीत कर रहा हूं, कठिनाइयों से जूझ रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी मेरे जीवन में प्रेम है। मुझसे प्रेम करने वाले मेरे किसी अपने ने एक बार, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरा अपना है, और उसने कभी एक बार मेरे जीवन में कभी एक बार प्रेम रूपी तारों को झंकृत कर दिया है, बजा दिया है, स्पर्श कर लिया है उनको, जिससे मेरे अंदर प्रेम की झनकार आ गई, और उस प्रेम की ध्वनि, प्रेम की आवाज से मेरा जीवन भर गया है। यानी वो कहना चाहते हैं कि कोई जो मुझसे प्रेम करता है उसने मेरे प्रेम रूपी वीणा के तारों को बजा दिया है, छेड़ दिया है, जिससे मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम भर गया है, और मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है, मेरे हृदय में प्रेम भरा हुआ है, और मैं उसी प्रेम की सुखद अनुभूतियों को लेकर अपना जीवन जी रहा। उसी प्रेम की कौन सी अनुभूति है? सुखद अनुभूति, हैप्पी फीलिंग्स जो रहती है, उस अनुभूति को लेकर के मैं क्या कर रहा हूं? जी रहा हूं। यही वो कहते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कोई अपना है मेरा जिसने झंकृत मतलब बजा देना, छेड़ देना, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। किसी का मतलब हमारा कोई अपना जो हमसे प्रेम करता है, उसने मेरी प्रेम रूपी वीणा के तारों को छू दिया है, और उन तारों के छूने से, उसके स्पर्श मात्र से मेरे अंदर प्रेम की वीणा बजने लगी है, जिससे मेरा हृदय प्रेम से भर गया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। सांसों के तार का मतलब है जीवन से। सांस ही व्यक्ति का जीवन होती है, जब तक सांस होती है तब तक उसका जीवन होता है। तो वो कहते हैं, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, अर्थात उस प्रेम की अनुभूतियों को, जो मेरा अपना था, मेरे प्रेम रूपी वीणा को जिसने छेड़ करके मेरे अंदर प्रेम रस भर दिया था, स्नेह का रस भर दिया था, उस स्नेह से मेरा हृदय भरा हुआ है, और उन्हीं सुखद अनुभूतियों को लेकर मैं अपनी सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, अर्थात मैं अपने जीवन को जी रहा हूं उन्हीं सुखद अनुभूतियों के साथ। सांसों, यहां पर हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियां हैं आत्मपरिचय से। आत्मपरिचय से 4 पंक्तियां ली गई हैं इसमें। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यावतरण। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्मपरिचय से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी है। आप लोग ध्यान रखना, जब कविता लिखी जाती है तो उसकी रचना होती है, और जो गद्य खंड जो होता है उसका लेखन होता है, उसे लिखा जाता है। तो उसमें लिखते हैं इसके लेखक, गद्यांश जो होता है उसमें क्या लिखते हैं? लेखक, और पद्यांश में क्या लिखते हैं? रचयिता। तो इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रसंग में हम लिखते हैं, जब भी किसी पद्यावतरण का प्रसंग लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं कि इसका सार क्या है, किस चीज पर लिखा गया है, शीर्षक क्या बन सकता है इसका। तो यहां हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने सांसारिक उत्तरदायित्वों के बारे में बताया है कि हमारे क्या सांसारिक उत्तरदायित्व हैं। व्याख्या, यानी ये आप अपने आप में बना सकते हो, दोनों संदर्भ और प्रसंग। आधा आपका हो गया इतने में। आधी दूरी तय करने के लिए हमें व्याख्या लिखनी है। हमने लिखा, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरा जीवन सांसारिक गतिविधियों, सांसारिक दुखों से भरा हुआ है, सांसारिक उत्तरदायित्व, सांसारिक जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। मेरे ऊपर असीमित उत्तरदायित्व हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, अपने मित्रों के प्रति उत्तरदायित्व, अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व, अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व,
बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, आध्यात्मिक उत्तरदायित्व, बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। तो हमारा जीवन किनसे? उत्तरदायित्वों से भरा हुआ है, जिनका निर्वहन करने के लिए मैं सदैव सजग रहता हूँ। उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, निभाने के लिए मैं सदैव सजग रहता हूँ। आगे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, अनेक कठिनाइयों के बावजूद मेरे जीवन में स्नेह रस भरा हुआ है। इन सब कठिनाइयों के बाद ये मत समझ लेना कि मेरे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, मैं उत्तरदायित्व में हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद भी मैं सजग रहता हूँ और मेरा जीवन प्रेम रूपी रस से भरा हुआ है, मेरे अंदर प्रेम है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ? यद्यपि मेरा जीवन इन कठिनाइयों से भरा है, इन उत्तरदायित्वों से भरा है, फिर भी मेरे जीवन में प्रेम है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। इन दो पंक्तियों के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं, मेरे किसी अपने ने मेरे भावनाओं रूपी बीणा या भावनाओं रूपी बीणा को या प्रेम की बीणा को के तारों को छूकर उन्हें झंकृत कर दिया। मेरा कोई अपना था, मेरी भावनाओं में जो प्रेम रूपी बीणा है, इसके तारों को किसी ने छू लिया है, स्पर्श कर दिया है, जिससे और वो झंकृत हो गए हैं, बाजने लगे। और वो तार जब बजने लगे हैं, चूंकि प्रेम की बीणा थी, तो उससे प्रेम के ही स्वर निकलेंगे। तो मेरे जीवन में प्रेम की उमंगें, प्रेम की लहरें उठने लगी हैं। तारों को छूकर उन्हें झंकृत कर दिया, जिससे मेरे जीवन में प्रेम की लहरें उठ रही हैं। मैं उन्हीं प्रेम की अनुभूतियों की स्मृतियों को अपने जीवन का आधार बनाकर जी रहा हूं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहां पर मैं जीवित हूं, किस लिए? उन्हीं प्रेम की अनुभूतियों के लिए। अब यहां हम देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में वो क्या कहते हैं? सबसे पहले सांसों के तार में रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार कहाँ होता है, इस बात को आप भली भांति समझ लो। इसको कहीं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अभी तक आप लोग इसको याद नहीं कर पाए होंगे रूपक कहाँ होता है। हम आपको बता दें, ये अपना उत्तर अपने शब्द में लेकर घूम रहा है। रूपक जब उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। समझ में आ गया होगा। जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं इस पेन को। इस पेन का रंग काला है, ये पेन का रंग काला है, तो हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण के समान, बादलों के समान ये पेन का रंग है। तो यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि हम किस चीज़ से इसकी तुलना कर रहे हैं? उपमेय और उपमान। यहाँ उपमेय है पेन और उपमान है बादल का रंग। काजल सा काला, काजल है उपमान और उपमेय है पेन। चंद्रमा सा गोरा, चंद्रमा है उपमान, उपमान और उपमेय है चेहरा। हम जिससे किसी चीज की तुलना करते हैं, दो चीज होती है, एक उपमान और एक उपमेय। हम अगर चेहरे की तुलना चंद्रमा से करते हैं, तो यहां क्या है? चंद्रमा है उपमेय और उपमान है नहीं, चंद्रमा नहीं, चेहरा है उपमेय और उपमान है चंद्रमा। चेहरा उपमेय, चेहरा को हम उपमा दे रहे हैं, और चंद्रमा है उपमान। किसी के मुख से हम कहते हैं कमल के समान मुख या कमल के समान कोमल, तो कमल है उपमान और मुख या उसका शरीर उपमेय। तो जब उपमेय और उपमा तुलना ना होते हुए एक रूप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? या यूं कहें उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें कहां रूपक अलंकार है? सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहां सांसों के तार, ये हैं सांसों के दो तार। ये तार क्या है? उपमान, और उपमेय क्या है? सांसें।
लग रहा है आपको उपमेय सांसें हैं? गलत। यहां सांसें हमारी हैं उपमेय और उपमान है तार। वीणा के तारों से तुलना सांसों की जा रही है, लेकिन यहां तुलना ना करके हमारी सांसें क्या बन गई हैं? वीणा के तार बन गई हैं। सांसों को हमने ये नहीं कहा कि हमारी जो सांसें हैं वो वीणा के तार की तरह हैं, उनके समान हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाता, बल्कि उपमेय ने उपमान का रूप धारण कर लिया। उपमेय कौन है? सांसें। उपमान है तार। सांसें क्या बन गई हैं? सांसें क्या बन गई हैं? तार बन गई हैं। तो यहाँ सांसों ने इसका रूप धारण कर लिया। उपमान है जे उपमान और जे है उपमेय। जब उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो सांसों के दो तार में कौन सा है? रूपक अलंकार। यहां पर अगला है अनुप्रास, पदमैत्री और स्वरमैत्री अलंकारों से युक्त है। अनुप्रास अलंकार कहां होता है काव्य में? पता है आप लोगों को? कौन जानता है अनुप्रास? अनुप्रास अलंकार जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से कविता में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से। यहां देखो, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, जग जीवन, फिर भी जीवन में, तो जीवन जा शब्द की बार बार आवृत्ति होने से यहां क्या है? अनुप्रास अलंकार। पदमैत्री और स्वरमैत्री कहाँ होता है? पद में और स्वर में मित्रता जहां हो जाए वहां पदमैत्री और स्वरमैत्री होता है। पद देखो आपको, जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहां पदमैत्री है और स्वरमैत्री। स्वर कहाँ है? फिरता हूं, फिरता हूं, ये स्वर जैसे हूं ये आ रहा है ना, तो ये स्वरमैत्री हो जाती है। अगला आता है अपना श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस कहाँ होता है? श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहां प्रेम की बात हो, जहां प्रेम की बात हो, प्रेमिका की बात हो, प्रेमी की बात हो, वहां श्रृंगार रस होता है। और यहां डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी सीक्रेट आपको बता दी। क्या बोले? कर दिया किसी ने छूकर, झंकृत जिनको छूकर। वो कहते हैं किसी अपने ने मेरे मन की प्रेम रूपी वीणा को छू दिया है और मेरे अंदर प्रेम की लहर दौड़ गई है। तो यहां क्या है? श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। अगला है माधुर्य गुण विद्यमान है। माधुर्य गुण होता है कर्णप्रिय। जहां प्रेम होता है वहां माधुर्य स्वतः ही आ जाता है। तो ये भी एक काव्यगत इसकी विशेषता हो गई। अगला है भाषा सरल सहज व सरस खड़ी बोली है। सहज जो सरलता से समझ में आ जाए वही सरल, वही सहज, और सरस जिसमें रस भरा हो, यानी प्रेम जहां हो वो सरस। ठीक है, तो प्रेम जहां होने से कितनी चीजें आ जाएंगी? माधुर्य, श्रृंगार और सरस, तीन चीजें प्रेम से आ जाती हैं। तो ये आ गई यहाँ पर। इसके बाद खड़ी बोली। खड़ी बोली कौन जानता है? जब किसी भाषा में अपनी भाषा के मूल शब्दों के साथ साथ अन्य भाषा के शब्दों का समावेश हो जाता है तो वहाँ खड़ी बोली होती है। ये आज के लिए आपको हो गया, कल से हम इसको बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको एक बार में ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।